आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं बेबाक मुनसिफ। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए अक्टूबर से इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी करने के इम्कान है। रियासत की तमाम सियासी पार्टियां फिलहाल चुनाव प्रचार में जुट गई है। अगर हम सियासी पार्टियों की बात करें तो रियासत में बरसरे इख्तियार यानी बीआरएस ने 119 सीटों पर अपने 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। सिर्फ 7 सिटिंग एमएलएज का टिकट काटा गया है, बाकी तमाम को टिकट मिल गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस में टिकटों के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख थी। बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आज मौसूल हुई है। साथ ही बीजेपी में भी बहुत जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आज मजलिस के सदर ने एक बार फिर बीआरएस सुप्रीमो की सराहना की, तारीफ की। इससे ये इंतखाबात अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गए हैं। हम इस मुद्दे पर आज बेबाक राय पेश करेंगे। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको बताते चलें 10 साल के इस राज्य ने देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब ये तीसरा चुनाव नया इतिहास लिखेगा। राज्य की तरक्की कौन करेगा, ये अवाम तय करेगी। किस दिशा में जाएगा तेलंगाना, कौन है जीत का असल हकदार, अवाम किसका देगी साथ, किस पर जनता करेगी भरोसा, किसे पहनाएगी विधायक का सेहरा और किसी के सर पर रखा जाएगा सीएम का ताज, कौन बनेगा तेलंगाना का सरताज। बेबाक मुनसिफ में इसी टॉपिक पर आज होगी चर्चा। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी के इस वक्त यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब विमल दलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेबाकी से पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं जनाब अरशद शेख साहब, बेबाक प्रवक्ता हैं, बेखौफ बोलते हैं। इन दोनों का मैं फिलहाल यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तेलंगाना इंतखाबात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त कड़ी टक्कर जो मजबूती के साथ जो दिखाई दे रही है बीआरएस के सामने, चुनौती जो पेश कर रही है वो कांग्रेस की जमात को हम मान रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना दावा जरूर ठोका है, लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या चीज़ों को शामिल करने जा रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने को देख रही है कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में। अरशद साहब। मुनसिफ टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी 5 अहम मुद्दों के ऊपर जो है ना अपना एक डिक्लेरेशन के तौर पे आवाम के लिए जी, जैसे कि 2 लाख रुपए किसान को जो है ना लोन माफी का एक रखे हैं। दूसरा जो रखे हैं औरतों के लिए घर में जो गैस का सिलेंडर जो आज यानी कि आसमान की ऊंचाई को जो छू रहा है उसको कम करके 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर डिलीवर करने की बात कर रहे हैं इलेक्शन होने के बाद, कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद। तीसरी बात जो है हर साल युवा को, नौजवान तबका को 2 लाख जो है ना हम नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। और चौथी बात 5000 मिनिमम पेंशन जी हाउस होल्ड 2 लोगों के लिए घर में, ये भी कांग्रेस पार्टी देने का वादा कर रही है। और 5 लाख रुपए जो है ना इंदिराम्मा के जो घर है, 5 लाख रुपए इंदिराम्मा हाउसिंग की तहत जो है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद मिलेगी। ये पांचों कीमत लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है जी। तो ये 5 आपकी जो योजनाएं थी कर्नाटक में भी थी और तेलंगाना में आप अपने साथ लेकर आए ताकि मिशन साउथ को आप मजबूत कर सकें। लेकिन अगले सवाल की तरफ हम आप ही के पास आएंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में यानी तेलंगाना कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, आपसी फूट के संकेत तब आए थे जब तेलंगाना कांग्रेस में आंतरिक और बाहरी की लड़ाई तेज हो गई थी। राहुल गांधी उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ थे। तब पार्टी के 12 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, यह कहते हुए कि दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस तमाम दावों को खारिज तो कर रही है, लेकिन क्या ये आंतरिक और बाहरी की जो लड़ाई है उससे आप माहौल को सेट कर पाएंगे वापस? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जी। यहाँ पर जो है ना कई किस्म के जो है ना तनाव भी होता है, मतभेद भी होता है। उसके बाद में फिर पार्टी जो है ना अपनी हाईकमांड को जो है ना लाकर आपस में बातचीत करके, बातचीत में सुलझाकर आगे बढ़ने का काम करती है और वही हुआ है। आप देख सकते हैं, इससे पहले आप जैसा बताए, ठीक है थोड़ी सी नाराजगी थी, बाद में बैठे आपस में बात करें। नहीं, जहां जहां पे कांग्रेस में नाराजगी आपस में चलती ना वो स्टेट हार जाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होती है। ऐसी बात नहीं है, उतनी भी ज्यादा नाराजगी नहीं थी। टीडीपी से आए ना रेवंत रेड्डी, यही तो बार बार कहा जा रहा है कि टीडीपी से एक बंदे को आप लाए और हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, ये जो आम जो कार्यकर्ता जो दरिया बिछा रहे हैं वो तो फिर जाया हो जाएंगे ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद में जो है ना बैठ के आपस में जो है ना
जब वो हल हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं काफी प्रोग्राम हमारे सक्सेसफुल रहे। और ज्वाइनिंग देखिए आप बीआरएस की तरफ से, अब जो बीआरएस से पहले टीआरएस थी, कैसे कैसे लोग ज्वाइन किए हैं। तो कांग्रेस में मजबूती बढ़ी है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है और हमारा ये दावा है और यहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उनसे पूरी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम जब आवाम में जाते हैं, अजला की तरफ जाते हैं, हम देहातों में जाते हैं, तो आवाम हमसे कहती है कि अब की बार कांग्रेस जरूरी है। सुने आप, तो इस वजह से ये छोटे मोटे चीजें चलते रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए विमल दलियाजू के पास चलेंगे। सेम यही सवाल कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? तेलंगाना प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आज 9 साल से हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है और बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, तो वही डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हम किसानों के लिए लागू करेंगे यहाँ पे, और जो डबल बेडरूम की बात कर रहे हैं, वो डबल बेडरूम हर आदमी को मिलना चाहिए, हर गरीब के तबके तक पहुँचना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर मिल रहे हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं, ज्यादा मिलने चाहिए? नहीं, संतुष्ट नहीं, हर आदमी को मिलना चाहिए। अच्छा, हर आदमी। आज अपने पास में गरीबी का तबका इतना है कि उनको बराबर रहने के लिए मकान भी नहीं है। आज छोटी मोटी तूफान आती है या बारिश आती है तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उन लोगों को शेल्टर भी नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए अगर अपन 2 बेडरूम का अगर बंदोबस्त करके देंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे और जो डेवलपमेंट करना चाहिए हम स्टेट का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि तेलंगाना किसने दिया। आज तेलंगाना देने में हमारे सुषमा स्वराज जी का और राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर पार्लियामेंट में अगर मुद्दा उठाया तो मुद्दे से भटके नहीं। यही कांग्रेस के साथ चंद्रशेखर जी का अलायंस था, 5 सीटों से कोई तेलंगाना आता नहीं था, लेकिन बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की और मेहनत करके आज सब लोगों से लड़ते हुए आप सबको मालूम है कि तेलंगाना आने का कारण क्या है, ये बीजेपी है। और बीजेपी आने के बाद में आप देखिए सेंट्रल के अंदर में जो स्कीम्स है, हमने सोचा था तेलंगाना में भी हमारी गवर्नमेंट आएगी। मैं ये बताना चाहूंगा, बीआरएस लगातार इन दावों को खारिज करती है और बल्कि इल्जाम लगाती है मौजूदा केंद्र सरकार के ऊपर के वहां से जो फंड है, चाहे कालेश्वरम परियोजना की हम बात कर लें, केंद्र सरकार तेलंगाना को फंड जारी नहीं करती, ये इल्जाम लगता। नहीं, आज तक देखो कभी कालेश्वरम प्रोजेक्ट किसकी देन है, मैं आपको बताता हूं। जब अपने गवर्नर साहब जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो अपने तेलंगाना से है जी, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से बात करके जो कालेश्वरम में पानी आता है, मैं चंद्रशेखर जी के भी आप डिबेट में पूछ लीजिए कि ये देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट लाने के बाद में इन्होंने जो करप्शन किया, ये बहुत गंदा काम किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट अच्छा है, हम ये नहीं बोलते कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट खराब है, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट को इन्होंने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए, आप इनके अंदर में बाप पॉलिटिक्स में, आज चीफ मिनिस्टर, बेटा मिनिस्टर, भांजा मिनिस्टर, बेटी एमएलसी, यानी कि खानदान को इतनी क्या जरूरत है, इतना क्या लोभ है कि पूरा खानदान एक ही पार्टी में लेके घूम रहा है। क्या इनके पास दूसरा काम नहीं है? और इनका देखिए, जब 2000 जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था उसके बाद में इनका ग्रोथ क्या लेवल से ग्रोथ हुआ है, आप गौर करके देखिए, क्या इन्होंने करप्शन नहीं किया है? आज एक काम करिए, आइए अपने मंदिर के अंदर में जो लक्ष्मी जी का मंदिर है चार मीनार पे, आके कसम खा के बोलिए चंद्रशेखर राव जी को या केटीआर जी को या हरीश राव जी को कि भाई हमने एक पैसा करप्शन नहीं किया, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपने तेलंगाना को बर्बाद किया है। आज जो हिसाब से तेलंगाना 9 साल के पहले क्या था और आज उसकी तेलंगाना आज 5 लाख करोड़ के डेबिट में चल रहा है, तो इसकी देन आज बीआरएस है। और हम तो यही बोल रहे हैं जनता के साथ में कि भाई आपने कांग्रेस टीआरएस का अलायंस देखा, आज जो बीआरएस है, आपने एमआईएम के साथ अलायंस करके देखा, एमआईएम, कांग्रेस और भी अपने टीआरएस, ये तीनों मिलके इलेक्शन लड़े। एक बार हमको मौका दीजिए, हम आपको चैलेंज के साथ बोलते तेलंगाना में हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल में आने वाली सरकार हमारी, हम 370 सीटों से भी ज्यादा सीटें लेके आके सरकार बनाएंगे। और हमें अगर तेलंगाना की जनता अगर हमें सेवा करने का मौका देंगी तो हम 100% आश्वासन देते हैं जनता को कि हम बहुत कुछ डेवलपमेंट करेंगे और एक तेलंगाना का हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक नाम ऊंचा लेके आएंगे। अरशद साहब ये कह रहे हैं तेलंगाना की जो ये देन है वो
उसमें बीजेपी का अहम किरदार रहा। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग बनाने में जो अपना योगदान है, चाहे वो किरदार अदा करने की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुषमा स्वराज जो दिवंगत हैं, उनकी देन है अलग तेलंगाना। कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तेलंगाना स्टेट, कोई भी स्टेट हिंदुस्तान में, कोई भी स्टेट जब डिलीवर होता तो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी होना पड़ता। डिलीवर देने वाली रूलिंग पार्टी रहती। मैंने समझता हूँ जब बीजेपी रूलिंग में थी, जब कांग्रेस रूलिंग में थी, और बिल लगाने का हमने इतना प्रेशर डाला है। आप देखिए, अगर हमारे कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी है यहाँ पर। स्वराज का देखिए, निजाम कॉलेज ग्राउंड में, सुन लेते पहले इनकी बात, फिर निजाम कॉलेज ग्राउंड में कुछ बीजेपी के मीटिंगों में कुछ बीजेपी के लोग, आप गुज़िश्ता जाके वीडियोस उठा के देखिए कि हम तेलंगाना के खिलाफ बोले भी है, साथ में वही बीजेपी के लोग क्या बोले, नहीं हम तेलंगाना के फेवर में है। उन लोगों के पास पहले तो क्लैरिटी नहीं थी कि वो फेवर में है या खिलाफ है। बिल्कुल सही। अब तेलंगाना डिलीवर करे हमारे नेता सोनिया गांधी जी, ये सारा जग जानता। अब विमल भाई बोलते नहीं तेलंगाना बीजेपी दी, मोदी जी दी बोल के तो नहीं बोले, क्योंकि बीजेपी वालों से सुनते। अभी एस्ट्रोनॉट वो कुछ गया ऊपर चंद्रयान, कुछ लोग बोल रहे मोदी जी लेके गए उसको, सुने आप। तो तेलंगाना देने का काम कहां से रिपोर्ट आती है नहीं, पता नहीं। मैं देखा है, एक वीडियो देखा। देन है, मोदी जी की देन है और अपने साइंटिस्ट का योगदान है, और ये देश के लिए गर्व की बात है। फिलहाल तेलंगाना पर रहते हैं, चंद्रयान 3 पर हमने अलग से डिबेट की थी। चंद्रयान ऊपर गई, मोदी जी की देन है बोल रहे आप। निजामाबाद पहली सीट की बात, और एक बात तो। विमल जी एक बात बोले, मैं बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। ये बोले कि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम की जो है ना गठबंधन है करके। भाई कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम की कैसा गठबंधन हो सकती? साथ में लड़ चुके हैं ना सर अब कई बार। देखिए, बीजेपी की बी टीम बोल के, बीजेपी की बी टीम बोल के जो बोलते हैं एमआईएम को, क्यों बोलती है? अच्छा, अरशद भाई को अभी तक ये नहीं मालूम कि हम उनके साथ रह चुके हैं। विमल जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बड़ा दिलचस्प सवाल मैं इस वक्त लेना चाहूंगा। तेलंगाना की निजामाबाद सीट से सांसद डी अरविंद कुमार का एक ताजा बयान में लेना चाह रहा हूं इस वक्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, बटन कोई भी दबाओ, कार वाला चाहे हाथ वाला, यहां तक कि नोटा का भी दबाओ, वोट तो बीजेपी को जाएगा। ईवीएम को लेकर जो सवाल हमेशा आपके ऊपर उठते हैं, डी अरविंद साहब ने पुख्ता कर दिए हैं कि बटन कोई भी दबाओ, वोट हमें बीजेपी को मिलने वाला। ये ताजा बयान 2 दिन पहले का मैं बता रहा हूं। इस तरह के बयान बहुत गलत संकेत देते हैं। नहीं, ईवीएम देखो, उनका देखो ये क्या है, मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करती है। उनका वर्जन एक ही है कि आप कोई भी बटन दबाओ, जो जनता का दिल में है वो बटन जाके बीजेपी पे ही दबेगा। नहीं सर, मैं वीडियो क्लिप दिखा सकता हूं। मैं बता रहा हूं आपके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन में आप कैसा लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात ईवीएम की देन, ईवीएम की देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। ईवीएम की देन कांग्रेस की है। कांग्रेस डिजिटलाइजेशन का जमाना लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक हो जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ईवीएम की देन कांग्रेस की है, लेकिन ईवीएम का गलत इस्तेमाल बीजेपी का बटन दबाओ या आप हाथ का दबाओ या नोटा को दबाओ, वोट बीजेपी को जाएगा। यानी जो ईवीएम को लेकर जो सवाल जनता खड़ी करती है, विपक्ष खड़ा करता है, यही तो वो कह रहे हैं कि चाहे कहीं भी वोट दो, वोट तो बीजेपी को जाएगा। खराब है बोल के नहीं बोला है उन्होंने। एक चीज क्या बोला, आप किसी को भी वोट दो, वोट बीजेपी को जाएगा। यानी कि जनता जो चाहे वो कांग्रेस के फेवर में थी, चाहे अपने बीजेपी के फेवर में थी, या टीआरएस के फेवर में थी, या एमआईएम के फेवर में थी, अगर वो जनता आज ये प्लान कर चुकी है कि हम बटन दबाएंगे तो बीजेपी के दबाएंगे, इस हिसाब से है। लेकिन आप उसको अलग हिसाब से विमल जी, आप वो वीडियो पर्सनली आप देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बटन दबाओ, कार का चाहे हाथ का, वोट बीजेपी को जाएगा। बता रहा हूं ना। और आपको अगर भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तो आप टेस्ट करके बैठिए। जिस दिन इलेक्शन होगा वो दिन आप बटन दबा के देख लीजिए। इनका वर्जन एक ही है कि आज तेलंगाना की जनता ने डिसाइड कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा उदाहरण बताता हूं। अभी एक 8 दिन के पहले एक दलित महिला पे, यानी कि एक इतना बड़ा अत्याचार होता है बीआरएस गवर्नमेंट में। कितनी दुख की बात है कि उसकी गलती क्या थी। आज हम बीआरएस के प्रवक्ता इनसे ले लेते हैं सवाल। नहीं, आज कितना बड़ा हमारे बीच इस वक्त बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मुकेश चंदा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। अभी पहुंचे हैं, ये किसी जरूरी काम के सिलसिले से इनको जरा सी देरी हो गई थी। मुकेश चंदा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे, क्या वो तमाम मुद्दे लेकर आप जनता के बीच इस बार का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि 2 टर्म आपके जनता ने देख लिए, अब तीसरा है, कुछ नया करोगे या सिर्फ वही मैनिफेस्टो वापस ले जाकर दिखाओगे और वोट लेने की कोशिश करोगे? देखिए, वही नहीं, 70 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने आवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया।
कांग्रेस बीजेपी को कोसती है और बीजेपी कांग्रेस को कोसती है। ये दोनों कोसने का काम करते आए हैं और करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ 9 साल के दरमियान में केसीआर साहब ने तेलंगाना को राइस बॉल बना दिया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए से तेलंगाना के हर खित्ते को पानी पहुंचाया और पानी पहुंचाकर चावल की जो वो खेती की है उससे आप देख सकते हैं कि पंजाब जो नंबर 1 था आज तेलंगाना नंबर 2 बन चुका है। ये केसीआर साहब का कारनामा है। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैदान में अगर आप बात करें, अमेज़न हो या गूगल हो या एप्पल हो, तमाम जो आलमी सतह की कंपनी है आज वो हैदराबाद की तरफ रुख करती है। उसकी वजह क्या है? क्या दूसरे रियासतें नहीं हैं हिंदुस्तान में? दूसरी रियासतों को छोड़कर क्यों तेलंगाना के सिमत आ रहे हैं? मतलब काम आपने किया, आपके विधायकों ने, आपके एमएलए ने काम किया। बिल्कुल। 7 सिटिंग एमएलए के टिकट क्यों काटे फिर आप? सिर्फ 7 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे। काम नहीं कर रहे थे ना वो? जी, काम सही से नहीं कर पा रहे थे वो। काम सही से कर पा रहे थे ना, उनसे अच्छे उम्मीदवार मिले हैं। जो केसीआर साहब का जो मंसूबा था उस पर अमल करने के लिए उनसे अच्छे उम्मीदवार मिले हैं, तब उनको मौका दिया गया है। अच्छा, वादों की तरफ मैं बढ़ता हूं। बीआरएस मुसलमानों से दोस्ती का दम भरती है अक्सर, लेकिन 14% से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों को सिर्फ आपने 3 टिकट दिए। जी, अगला सवाल, 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का आप वादा करते हैं, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल इख्तियार देने का भी वादा करते हैं जो अब तक आपने नहीं निभाया। कोकापेट में इस्लामिक रिसर्च सेंटर का आपने वादा किया, अब तक नहीं निभाया। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे आपसे। दे दीजिए एक जवाब। आज आप देखिए, आज केसीआर साहब ने एक वादा पूरा किया कि सेक्रेटरीट की आलीशान अजीम शान मस्जिद का आज इफ्तिताह किया। इसी तरीके से इस्लामिक सेंटर का भी जो है दूसरी मस्जिद क्या हुई केसीआर साहब, इसका नहीं बोले। मस्जिद है वहां पर, मस्जिद हाशिमी और मस्जिद सेक्रेटरी। पहली बात, आप मस्जिद और मंदिर गिराते क्यों भाई? मेरे फाजिल दोस्त को जो है मालूम होना चाहिए कि 2 मस्जिदें बनी है। मैं एक मस्जिद का जिक्र कर रहा हूँ तो दूसरी मस्जिद पूछ रहे हैं। पहले गिराते क्यों? पहले इल्म में इजाफा कर लें, उसके बाद में सवाल कवर नहीं हुए मेरे। सिर्फ 3 टिकट, ये तो ज्यादती है ना। सिर्फ 3 टिकट, 115 उम्मीदवारों में से सिर्फ आपको 3 मुस्लिम चेहरे नजर आए, ये तो ज्यादती है ना। एमएलसीज और कॉर्पोरेशन चेयरमैन देके मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले कॉर्पोरेशन चेयरमैन और मिनिस्ट्री क्यों दिया जा रहा है? जिस तरीके से मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बीजेपी ने गर्म कर दिया है, उसके बाद मुस्लिम उम्मीदवारों का मुंतखब होना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं से अगर बीजेपी आप कहते हैं फिरका परस्त तो वहां पर बीजेपी, तो आप क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल इख्तियारात कब देंगे आप? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर और जुडिशियल इख्तियारात देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बनाकर उसकी सिफारिशात की बुनियाद पर जरूर वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात, ये तो देखिए, हमने असेंबली में बिल पास किया, असेंबली में बिल पास करके मरकज को भिजा दिया है। मरकज में क्योंकि बीजेपी बैठी है और बीजेपी उसको रोक कर रखी है, उसमें टीआरएस का कोई कसूर नहीं है। हमने तमिलनाडु की तरह हम भी करेंगे, बीजेपी रोक सकती ना कोई रोक सकता। ले लेते ना सर, इनसे मैं कंटिन्यू अच्छे सवाल ले रहा हूं, ये जवाब भी अच्छे दे पा रहे हैं। कोकापेट में इस्लामिक रिसर्च सेंटर का आपने वादा किया था, कब बना? जैसा कि अभी बताया कि मस्जिद का जिस तरीके से इफ्तिताह हुआ है उसी तरीके से कोकापेट में इस्लामिक सेंटर भी बनाया जाएगा, जरूर बनाया जाएगा। आप जिस तरीके से आपके पास मैं आज बैठा हूं, मतलब जो काम नहीं हो पा रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की अड़चन है, जो काम आप कर लें उसका आप क्रेडिट ले लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? इस्लामिक सेंटर के लिए तो मैं कहां कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की अड़चन है। मैं जिसमें केंद्र सरकार की अड़चन है, आरक्षण पे आपने बात की, आरक्षण पे मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की अड़चन है। केंद्र सरकार को जो है, जो मुस्लिम दुश्मनी है उसकी बुनियाद पर वो रोक के रखे है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन में रोड़े अटकाने की कोशिश की, कर्नाटका में भी उन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन में रोड़े अटकाने की कोशिश की और तेलंगाना में भी कर रहे हैं। हम खामोश नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बीआरएस हम बन चुके हैं, बीआरएस बन के मरकज से कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और मुसलमानों को जरूर रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, आप बीजेपी को लेकर के एक अभी बात कह रहे थे कि सांप्रदायिक जो है वो भावनाएं भड़काती है बीजेपी, इसी के जरिए से अपने पैर पसारने की कोशिश करते हैं। विमल दलिया जी, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, आज एमआईएम किसके बारे में बात करती है? उन जब भी बात करती है सिर्फ मुस्लिम के बारे में बात करती है। आज आपका अलायंस किसके साथ है? हाँ? आज उसके साथ आपकी दोस्ती नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। जो कम्युनल बात करती है उसके साथ आप दोस्ती, और हम पे उंगली उठा रहे हो आप। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हमारी परिस्थिति क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी कम्युनल नहीं थी, आगे भी नहीं रहेंगी। आज राम मंदिर का इशू था, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट जो है, कर्नाटक चलते हैं वापस। सुनिए मैं बताता हूं। कर्नाटक में हिजाब, हलाल, अजान, ये सारे मुद्दे कर्नाटक में थे जब आपकी वहां पर गवर्नमेंट थी। अब वहां पर नहीं, सारे मुद्दे अपने आप खामोश हो गए। धर्म पे आधारित हम रिजर्वेशन नहीं चाहते, धर्म पे आधारित हम रिजर्वेशन नहीं चाहते। सोशो इकोनॉमिक और जो भी चीज है, हम बोल रहे हैं जो वीक है उनको बराबर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन आज
बीआरएस क्या कर रही है? सिर्फ खाली मुसलमानों की वोट बैंक के लिए एमआईएम के साथ जा रही है। ये मान रहा हूं कि आज देखिए, अब गौर करिए, क्लियर लेता हूं, जनता का सवाल लेता हूं। आम जनता ये सोचती है कि बीजेपी अगर साउथ में आती है, बीजेपी जिस राज्य में अपने पैर पसारना शुरू करती है, वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। मिसाल कर्नाटक की ले लेता हूं, अजान, हलाल, हिजाब, ये तमाम मुद्दे वहां पर तब तक थे जब तक बीजेपी की वहां पर हुकूमत थी। अब बीजेपी वहां पर नहीं है, सारे मुद्दे अपने आप खामोश हो गए। तो तेलंगाना के लोगों को भी यही खौफ है, यही डर है। इस पर जवाब चाह रहा हूं। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट आके 3 महीने नहीं हुए और आपको मालूम है ये ज्यादा दिन चलने की नहीं है कर्नाटक में। गिरा देंगे आप। रही बात तेलंगाना की बात, सिंगापुर के कोई होटल में बात चल रही बोल रहे इंफॉर्मेशन आया। तेलंगाना के मध्य प्रदेश का जो हिंदू इनका मुस्लिम मॉडल की था, बात ही नहीं वो है। मॉडल लाने की अगर कोशिश सबसे कर बड़ा रहे हैं, अगर उदाहरण लेकिन देखना इनका है कोशिश तो आप नाकाम देखिए, रही। आज यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं और हमारे लीडर कभी यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं करते आज। लेकिन आज आप गौर करके देखिए कि यही कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीआरएस की गवर्नमेंट, एमआईएम गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके कभी भी सरकार बनाते रहती है। और आज देखिए, आपने जो एमआईएम के साथ आप अलायंस किया, हम तो एमआईएम को बोलते हैं आप में दम है तो 119 सीटें लड़के बताओ बीजेपी के सामने। आप क्यों 7-8 सीटों पे लड़ रहे हो आप? बिहार आज तो वहीं से अगर एमआईएम का कैंडिडेट ठहरता है तो वहां से बीआरएस का कैंडिडेट ठहराता है, हिंदू को कटाने का काम करता है। आज हम बोल रहे हैं जब एमआईएम ठहर रही है तो आप भी नको ठहरो वहां से, या तो एमआईएम 119 सीटों पे ठहरो, बोलो दम है तो। एमआईएम के प्रवक्ता जब आएंगे उनसे हम जरूर ये सवाल पूछेंगे। मैं आपसे कर्नाटक में कहूंगा राहुल कि गांधी का बीजेपी इमोशनल टच काम कर गया था। कर्नाटक इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 21 दिनों में लगभग 511 किलोमीटर की राहुल गांधी ने 51 असेंबली हलकों में पैदल यात्रा की थी और 34 पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने 366 किलोमीटर पैदल यात्रा की है और कई विधानसभाओं को टच किया है। क्या इमोशनल टच कायम अब भी है तेलंगाना के लोगों में, या लोग उस यात्रा को भूल गए हैं? राहुल गांधी की इस यात्रा का असर तेलंगाना में कितना रहेगा? अर्शद साहब, राहुल गांधी जी का राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका असर तो रहेगा ही। साथ में जो है ना, यहाँ की जो हुकूमत जो ज्यादती कर रही है, सुने आप, जो गलत प्रोपेगेंडा कर रही है, मिसाल के तौर पे नहीं आप कह रहे हैं भारत छोड़ो यात्रा का यहाँ पर असर रहा, बिल्कुल 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 रहा। भारत छोड़ो यात्रा जब तेलंगाना से गुजर रही थी, मुनुगोडू हारे थे आप उस समय। नहीं देखिए, मुनुगोडू हारे थे, सही बात है, लेकिन भारत जोड़ो शुरू हुई, मुनुगोडू हारे, उसको जो है ना ज्यादा आप नहीं ले सकते। उसको नहीं लेने की वजह क्या है? वो अब आप देखिए, बीजेपी शासित राज्य के अंदर कई जगहों पे लोकल बॉडी इलेक्शन होता, बीजेपी हार जाती। उसका मतलब क्या रहता? वहां पे जो लोकल बॉडीज जो स्ट्रांग रहते। और मुनगोडू के बारे में अपन एमएलए इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तेलंगाना एमएलए इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मुनगोडू को मुनगोडू एमएलए इलेक्शन ही था, एमएलए इलेक्शन ही था। जहां पे इनका वेंकट रेड्डी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मुनगोडू में कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वेंकट रेड्डी जी। उन यहां से छोड़ के भाग गए। आज कांग्रेस में नेता नहीं है, कहां भाग गए? आज इनका देखिए, आज रेवंत रेड्डी को इनको कहां से लेके आना पड़ा क्या? और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, कल रेवंत रेड्डी इसको ले जाके मर्ज कर देंगे टीडीपी के अंदर में। कांग्रेस में नेता नहीं है। आज कांग्रेस की परिस्थिति तेलंगाना में क्या है? जी अर्शद साहब, देखिए आपके कौन नेता हैं सबसे बड़े तेलंगाना? बताइए आज। हमारे तेलंगाना, हमारा पार्टी का एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक पॉलिसी होती है। हमारे पार्टी के अंदर सेंट्रल यानी कि जो कमेटी रहती, सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी रहती, वहां से मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां से जो है ना एक इंचार्ज रहता। और यहां पर जो है ना एक नेता का सिस्टम दूसरे पार्टियों में जैसा रहता, वैसा हमारी पार्टी में एक नेता का सिस्टम नहीं रहता। अच्छा, यहां पर जो है ना पार्टी की एक पॉलिसी है, हर एक रीजन, हर एक डिवीजन में हर एक नेता अपना असर छोड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। रेवंत रेड्डी जी बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी है, इसीलिए कांग्रेस को वेलकम करें। सबसे बड़े नेता आपके रेवंत रेड्डी है, ये आप बताना चाह रहे हैं? मैं भाई से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में टैलेंट लीडर नहीं है क्या? अपोजिशन के टीडीपी से लाना बता दिया बीआरएस ने कि केसीआर को ही हम दोबारा सीएम फेस के लिए हम आगे शो करने वाले हैं। आपका सीएम फेस कौन है? हमारा सीएम फेस, ये तो मैं बोल रहा हूं ना, हमारा सिस्टम ये दूसरे पार्टियों के सिस्टम से अलग है। इलेक्शन के बाद बताएंगे? इलेक्शन के बाद हम बताएंगे। अच्छा, और जो है ना हमारा ऊपर से या इंचार्ज रहता, हाईकमांड रहता, एक सिस्टमैटिक अलग सिस्टम है हमारा। सुने, हम जनता के बारे में आपके पास आते हैं। बंटी संजय आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, बदल दिए गए, क्या वजह रही? क्या बंटी संजय काम नहीं कर पा रहे थे? क्या उनकी वजह से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही थी तेलंगाना में? क्या वजह रही बंटी संजय को बदलने? सांप्रदायिक चुनाव से बिल्कुल फौरन पहले, कितने साल वो रहे, लेकिन चुनाव से पहले आपने हटा दिया।
बंडी संजय जी को बदल के संगठन में हमको लाना था, क्योंकि हमको संगठन मजबूत करना है। हमने उन्हें एपी का भी इंचार्ज अब दिया। मैं भी बोलता हूँ संगठन में लोग नहीं है संगठन- क्या? बंडी और- संजय को यहाँ से और लेके जाने किशन का रेड्डी जी का आज सब लोगों को मालूम है कि किशन रेड्डी देखिए, जी का प्रमोशन व्यवहार होते हुए कैसा हमने है। सुना, डिमोशन नहीं सुना। नहीं ये नहीं, डिमोशन आप कहा देखिए, जाएगा बंडी नहीं, संजय। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोई छोटी पोस्ट नहीं है। आज उनको अपने आंध्र प्रदेश का इंचार्ज दिया है उन्होंने। जी बताइए मुकेश मैं साहब। ये कह रहा हूँ सबसे पहले आपकी एक बात को कि भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है राहुल गांधी को, और कांग्रेस को अगर वो जोड़ लेते हैं तब वो कामयाब होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मेरे फाजिल दोस्त विमल साहब ने बताया कि रेवंत रेड्डी को बाहर से ला करके काम कर रहे हैं, क्या बीजेपी इटाला राजेंद्र को बाहर से ला के काम नहीं कर रही है? क्या बीजेपी जितेंद्र रेड्डी को बाहर से ला के काम नहीं कर रही है? क्या विवेक जितेंद्र वेंकट रेड्डी स्वामी हमारे को पार्टी का ही है। वापस ला के काम, क्या वो टीआरएस से एमपी नहीं थे? क्या वो विवेक वेंकट अरे स्वामी को भाई, ला के काम नहीं कर आपने रहे? तो अगर तुम जब करे तो आपका चमत्कार और दूसरे वर्डिंग करे कर रहा तो हूं, बलात्कार। केसीआर साहब ने क्या कांग्रेस कहा और था? बीजेपी सोनिया गांधी दोनों का जी, एक ही खेल है, अगर आप एक ही तेलंगाना काम देते है, हो तो एक मैं ही टीआरएस तरीके को से उसमें काम मर्ज कर करते देता हूँ। हैं। क्या असद भाई, ये और बात बीजेपी, बोले नहीं बोले? ये दोनों में जब कोई आज क्या फर्क बात नहीं कर है। रहे हो आप? ये दोनों आप जब सिर्फ टोटली और बोले सिर्फ कि मैं जेल मर्ज करते कर हैं। देता हूँ, ये सवाल का जवाब आप चाहूंगा। हिंदुस्तान मुकेश की, चंद्र साहब, आप विमल साहब वो तेलंगाना ठोस की सवाल आपसे जनता के पूछ रहे हैं, साथ इनका आपने इसका मैं गद्दारी जवाब की है। चाहूंगा। आपने नहीं बोला जी। दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। जी। आपने सोनिया गांधी के जाके पाँव नहीं पड़े कि मैं पूरी टीआरएस को कांग्रेस चलिए, में मर्ज कर अब दूंगा। उनसे ले लेते हैं जी। नहीं, मैं तो सोनिया गांधी के पास कभी नहीं गया। नहीं, मैं ये आपके टीआरएस सीएम के की बात है। आपके सदर के बारे में बात करना चाह नहीं, रहा हूं। मेरे पार्टी के केसीआर साहब को आप जाके पूछिए उनको, या नहीं तो क्लिप निकाल के देख लीजिए आप, या नहीं तो हमारे अरशद भाई से पूछिए कि इन्होंने बोला नहीं बोला। नहीं, अरशद भाई की बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, नहीं तो आप स्टडी करके आइए। चैलेंज करने की जरूरत नहीं स्टडी है। करके आइए आप। पूरा टोटल केसीआर साहब का वर्जन है या नहीं है? उन्होंने बोला या नहीं बोला? आपने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाते बिल्कुल, बोला या नहीं बिल्कुल बोला? बोला है। और आपने बिल्कुल। दलित को 3 एकड़ जमीन देता हूं बोले एक सवाल मैं आपसे लेना लेकिन चाहूंगा आपने मुकेश क्या चंद्र गद्दारी साहब। की? ये आज मेरी एक खुद दलित की के साथ स्टडी है, अन्याय शायद हो कहीं रहा ना कहीं मैंने है। देखा। और मैं आपने छोटा खाल- सा एक उदाहरण देता हूं, ले लेते हैं, एक सवाल ले एक लेते हैं छोटा उनसे। सा एक उदाहरण जी, देता दीजिए हूं। पहले। आज अभी 4 दिन पहले दलित महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। जी। ये कांग्रेस का मणिपुर चल रहा है साहब, वहां भी और देख लीजिए। कांग्रेस के चलो 1-2 जने वहां पे जाके मिले करे, 100 चूहे लेकिन खा के आज बिल्ली वहां का हज को गई सुधीर है। कुमार जो वहां का एमएलए उससे मिलने भी नहीं गया। आपने वो महिला के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया, उसकी गलती क्या थी? आज आपका ने अच्छा, वोट बैंक की बात कर रहे हैं कि आप ना ऐसी वोट बैंक को साधने की दलित कोशिश पे करते इस हैं। तरह का 100 अत्याचार चूहे कर- खा के क्या बिल्ली दलित हज आपके को साथ गई। रहेंगे क्या? मुकेश साहब, अगर आप देखेंगे, दलित के साथ हर गलती ब्रिजभूषण करते हुए सिंह, चले जाते हो। ब्रिजभूषण आज सिंह, कुलदीप आज सिंह जब सेंगर, तेलंगाना के बारे में बात करें तो ब्रिजभूषण सिंह, तेलंगाना के बारे में बात करिए। कुलदीप सिंह आप सेंगर, इधर उधर की और बात उसके मत अलावा करिए। आप बात कर रहे हैं तेलंगाना के बारे में। आराम से बात बात करिए। करते हैं तो बात आगे हो, मतलब बढ़ पाएगी। इस तरह से हाँ, बात नहीं हो पाएगी। सदस्य नहीं है, एक सेकंड में भारत के आपके पास वासी आता नहीं हूँ है। मुकेश चंद्र साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। आप हाथरस में जिस तरीके से एक दलित बेटी के साथ किया गया, अरे क्या भाई, आप उसको अपन भूल तेलंगाना जाएंगे? का कुलदीप डिस्कस सिंह करने सेंगर, बैठे हैं। एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट BJP का है मेरी, एक MLA छोटी सी था, रिक्वेस्ट है आप उसको भूल जाएंगे? एक सेकंड। आप ब्रिजभूषण सिंह रुकिए को तो अरे सही। पार्टी से निकालते तक नहीं है। रुकिए आप। फिर जो 100 चूहे खा अरे के भाई, बिल्ली कहाँ हज को की गई, बात कर रहे हैं? हमको आगे- छोटा सा- अरे अपन मैं मेरे तेलंगाना वतन, के मेरे बारे में बात कर रहे हैं अपन। मेरे भारत देश ये की बात डिबेट कर रहा हूं। तेलंगाना जी के बिल्कुल, लिए आप भारत भारत देश की से बात अच्छा कर रहे हैं, नहीं मैं भी है। भारत देश की तेलंगाना बात करने के लिए नहीं, बैठा हूँ। आप आप अपन रुकिए, यहाँ पे- मैं मैं यहाँ बीच कुछ में बता देता interrupt हूँ करके एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आप अभी जनता को, आवाम को दिखा रहे हैं जी। ये दोनों गलत है पार्टियां। ये दोनों साबित कर दिए कि कांग्रेस पार्टी सही है। सुने आप आप दूसरी खामोश बात- बैठे हैं इसलिए खामोश सिर्फ बैठने की बात ये- नहीं है, जी, बात जी, हो खामोश गया बैठने साहब। की नहीं है। ये देखिए, केसीआर साहब की बात ले लेंगे हम। केसीआर साहब झूठ का सहारा हर कदम लेते हैं। अब हमारे को जो है ना, मुसलमान नौजवान को जो है ना 1 लाख लोन दे दिए, 1 लाख पब्लिसिटी तो करोड़ों रुपए की ऐसी करते हैं। वो करोड़ों रुपए किसके बाप की जागीर है? क्या केसीआर साहब अपने घर से रह के करोड़ों रुपए डाल रहे हैं? करीब 1 लाख जो है ना एप्लीकेशन लिए मुसलमान बच्चों के, माइनॉरिटीज के, सबके। सुने आप, कितने जॉब दिए आप? दीजिए जवाब। कितने लाख एक जो है भी ना, आप application कितने लाख अब- दिए अब आप? रुक जाइए ना, दीजिए जवाब। अभी जो स्कीम लाए हैं उसमें हाँ। एक भी एप्लीकेशन नहीं लिए। जो पहले के एप्लीकेशंस थे, तो पहले वो के application होंगे, applications पर ही पैसे थे। क्या? वो दे रहे हैं, जवाब दे ले रहे हैं। पहले के एप्लीकेशंस पे 100 करोड़ हाँ। रुपए तकसीम किए गए हैं। किए गए कितने? साहब, 100 करोड़ रुपए तकसीम। अब बताइए किए आप। गए। कितने लोन दिए? 100 करोड़ 10,000 नहीं लोगों कितने? को 100% सब्सिडी। चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की फिलहाल तारीख यहाँ में पर हम पहली छोटे बार से ऐसा ब्रेक के लिए हुआ रुकेंगे। कि ब्रेक के बाद 100% हमारी सब्सिडी इस देकर जो गलत बात बातचीत का जो है लोगों को सिलसिला दिया बेबाक गया। मुनसिफ पर हमारे तीनों गेस्ट पैनलिस्ट ब्रेक के बाद भी यहीं पर मौजूद है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बेबाक मुनसिफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष और दिवंगत कांग्रेस नेता और संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर
की बेटी वाइस शर्मिला रेड्डी के साथ कांग्रेस हाथ मिलाने पर अब विचार कर रही। तारीख 19 जून 2023 जब राहुल गांधी का जन्मदिन था तो वो बधाई दे देती है, लेकिन जब डीके शिव कुमार से मुलाकात की तस्वीरें उनके सामने आती है तो ये पुख्ता हो जाता है कि वाइस शर्मिला अब अपनी पार्टी कांग्रेस में जम कर सकती है, यानी विलय कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पूर्व सीएम राजशेखर का अच्छा खासा वोट बैंक जो है कांग्रेस के खाते में बिल्कुल जरूर जाएगा। और अब ये जो पार्टी अगर कांग्रेस में विलय हो जाती है यानी जम हो जाती तो किसका काम बिगाड़ेगी, इस पर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अरशद साहब से। काम बिगाड़ने के लिए कोई हमारे पास काम आप मजबूत हो जाएंगे तो काम उनका बिगड़ेगा, सीधा सा सवाल है मेरा। नहीं, हम जो है ना कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम का काम करने आती है, किसी का काम बिगाड़ने नहीं आती। अब रहा सवाल वाइएस शर्मिला जी, उनको कांग्रेस के नीति, कांग्रेस के जो तरीका है कांग्रेस का, शायद उनको समझ शामिल हो रही है। इस बात को तो आप पुख्ता कर रहे हैं ना? जी हाँ, शामिल हो रही हैं। मैं पुख्ता नहीं, अच्छा। अभी कांग्रेस के लोग अभी कोई डिसीजन नहीं लिए, शायद होंगी, सुनने में आ रहा है। सुने, तो अगर वो आती हैं, कांग्रेस का जो पॉलिसीज है उनको पसंद आके आती है तो वेलकम है, तो उसमें कोई खराब करने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास आ जाते हैं। एक सवाल मेरा उस वक्त भी रह रहा था, आप ना बात कर रहे थे कुछ देर पहले के जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल खराब करती है और जातिगत राजनीति ज्यादा खेलती है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, सेक्रेटरीट के पास आपने एक बड़ा स्टेचू बनाया भीमराव अंबेडकर जी का, बिल्कुल उसके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक स्टेचू है जो 10 फीट ऊंचाई पर, शायद उसकी जो हाइट है गालिबन इतनी ही होगी। गुजरात में आप जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टेचू देखेंगे। तो ये स्टेचू की राजनीति जरा ठीक नहीं है। आप ऐसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इतना बड़ा स्टेचू बना देते हैं कि हाँ ठीक है, आपका जो वोट बैंक है वो हमारे साथ आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो जाति वाली जो राजनीति है ना, वो बीआरएस भी खेल रही है। नहीं, आप ये सरासर गलत इल्जाम है। जी। मैं आपसे ये भी दुरुस्त कर कहूंगा दीजिए फिर। कि अंबेडकर को आप जो है एससी तबके के नेता बताकर अंबेडकर साहब का तौहीन कर रहे हैं। आपको मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपने अल्फाज वापस लें। अंबेडकर एक मुदब्बिर और हिंदुस्तान के वो सपूत हैं जिन्होंने दस्तूर हमको दिया, और जो दस्तूर उन्होंने दिया है उसके अवज में आप ही के पार्टी के नेताओं ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू क्यों बनाया, केरल में जाकर लोगों की मदद क्यों नहीं की? आप ही के पार्टी के नेताओं के अल्फाज थे। लेकिन यहाँ पर जब आपने स्टेचू बनाया तो आपने वाहवाही बटोर ली ना। बाकी केरल में भी मदद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में मदद कर रहे हैं, हर तरफ मदद का काम केसीआर साहब कर रहे हैं, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि दूसरे रियासतों में जहां भी जब भी जरूरत पड़ी कर रहे हैं। रहा सवाल स्टैच्यू का, मैं आपको ये कहूंगा कि दस्तूर के जो निर्माता हैं, दस्तूर के जो देने वाले हैं, उनका एक छोटा सा जरूरी था, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उनका 2000 फीट का भी स्टैच्यू बनाया जाए तब भी कम है। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे नगीना हैं जिनके बारे में हमें इज्जत और कद्र की निगाह से देखना चाहिए, और उनका ताल्लुक और उनको सिर्फ ऐसी समाज को 2 वक्त की रोटी ना मिले इसकी फिक्र नहीं करनी है, लेकिन 2000 फीट का स्टेचू हम बना सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। दलिता बंधु के जरिए से एससी समाज को पावर देने का बहुत जबरदस्त काम किया है। दलिता बंधु तरस की कोई स्कीम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। साथ में मैं शर्मिला जी की भी बात आपको कंप्लीट करना चाहूंगा। शर्मिला जी कांग्रेस में जाकर कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ेंगी, क्योंकि शर्मिला जी खुद देखो बीआरएस को कितनी कांग्रेस की फिक्र है, मैं बताना चाह रहा हूं। बीआरएस और कांग्रेस एक है, ये प्रूव हो चुकी है, ये प्रूव हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस एक है, क्योंकि मैं दोनों छट्टे बट्टे एक ही है, तो बीजेपी ताईद में आ जाती है। इस बात मेरा एक कि कांग्रेस, मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रहा हूं। कांग्रेस के अंदर सीएम के 40 दावेदार है, 40 में से ये 41वीं दावेदार आ रही है। आने के बाद खेल कांग्रेस का एक छोटा सा इंटरप्शन मैं आपसे। जी अरशद साहब बोलिए। बीजेपी के कितने बिल जो है ना, टीआरएस जब थी, बीआरएस नहीं थी, टीआरएस थी, सपोर्ट करी, मेल जोल के बगैर बिलों को सपोर्ट कर दिया आप। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने खिलाफ काम किया। किसान कानून जो आया था उसका आपने समर्थन किया था, बीजेपी का पुरजोर कितने तरीके से। कानून थे जो समर्थन नहीं किए? ये किसान कानून पर आप बीजेपी के साथ खड़े थे, प्रेसिडेंशियल क्या वोट बात में कर रहे हैं सपोर्ट आप? किया। किसान कानून में नहीं खड़े थे साथ में, आप देख लीजिए। आप कब खड़े थे ये बताइए, चलो आपकी जुबानी करिए सुनिए। आप जरा। आप कब खड़े थे बीजेपी के साथ? बीजेपी का तायद सिर्फ 370 पे की हमने, 370 पे बीजेपी उससे पहले नहीं किए। उसके अलावा कोई नहीं किया। और अगर कुछ है तो बता दीजिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सपोर्ट किए, बिल्कुल तो आप सही खाली बात है। 370 बोले। और मैं 3-4 बताता हूं बिल जो इन्होंने सपोर्ट किया। बताइए। ये लोग जो है ना, ये पूरे मिली भगत है। देखिए, बात करते ही कांग्रेस के ऊपर रोना है इन लोग का। कांग्रेस अवाम के लिए पैदा हुई है, अवाम के लिए काम करती है। थोड़ी देर पहले कालेश्वरम की बात चल रही थी, कालेश्वरम की बात चल रही थी। 60 साल पुरानी कांग्रेस को यही अवाम निकाल के फेंक दी। कालेश्वरम में
जो घपला हुआ, जो रिश्वतों का जो भी मामला उठा, आप नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कौन बनाए साहब? राजीव सागर प्रोजेक्ट कौन बनाए? एक आध काम करते, वो भी पूरा 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 मट्टी में मिलाए थे पूरा पैसा आवाम का। या 10-15 प्रोजेक्ट ना करेले हैं, 15 प्रोजेक्ट जवाब ले रहे हैं, अब जवाब ले रहे हैं आज तक कांग्रेस के अलावा 15 प्रोजेक्ट करे और एक भी उसका नतीजा नहीं आया। एक ही प्रोजेक्ट ने तेलंगाना का नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का नतीजा नहीं है तो क्या बदल है? दिया कि जो है तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो कौन बनाया चावल की बोलिए? फसल है वो 30 लाख टन की हो रही है, जो कि उस तेलंगाना रियासत बनने 1 के लाख टाइम पे करोड़ 40,000 टन थी। मट्टी में अब मिल 30 गए बोल लाख के, टन पानी में बह गए चावल बोल बन के, गया। आप ये बेबरा क्या पढ़ सकते हैं केसीआर का कारनामा नहीं है? क्या ये केसीआर के दिमाग की सबसे बड़ी उपज नहीं है कि केसीआर साहब ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट के जरिए से तमाम मसले को हल कर दिया? 15 प्रोजेक्ट मिलकर भी कोई मसला हल नहीं कर पाए। अच्छा, बीजेपी जहां भी जिस राज्यों में सबसे पहले अपनी दस्तक देती है, सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चलती है परिवारवाद, कि इस पार्टी के अंदर परिवारवाद बहुत ज्यादा है। बीआरएस के ऊपर भी ये आरोप लगता है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्या रमन सिंह जो हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे क्या सांसद नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे क्या एमएलए नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे के बेटे क्या एमएलए नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस तरीके से बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं, क्या एलके अडवाणी की बेटी लीडर नहीं है? क्या अमित शाह के बेटे जय शाह ऐसे ही आके बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं? ये परिवारवाद की सबसे बड़ी जड़ अगर किसी पार्टी में आज की तारीख में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ही आज परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है और लेके चल रही है। ये तो सबसे बड़ी आपको देखने की और समझने की जरूरत है। रहा सवाल ये कि 100 चोर थे, 100 चोरों में कोई चोर नहीं, जो पकड़ा गया वही चोर। तो बड़ा चोर जो पकड़ा गया वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के परिवारवाद को भुनाकर, कांग्रेस को आगे बताकर बीजेपी अपना उल्लू सीधा करती है। ये बीजेपी का वतीरा है। ये बीजेपी के वतीरे का टीआरएस या बीआरएस कुछ कहना नहीं चाहेगी। परिवारवाद के ऊपर आप सवाल पूछ रहे थे, तगड़ा जवाब दिया उन्होंने कि आपकी नहीं, पार्टी नहीं, तगड़ा जवाब के नहीं। आज जो हिसाब का इन्होंने करप्शन के, आप देखिए पूरा का पूरा खानदान करप्शन में ही लगे सो है। आज इनकी देखिए, जब टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हुई थी, जब इनकी पोजीशन क्या थी, आज इनकी पोजीशन क्या है? हमने कालेश्वरम हमने दिया है। जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने, वहां का जो पानी आता हमने दिया। आप उसमें भी करप्शन, आप रेती में भी करप्शन, आप कोयले में भी करप्शन, हर चीज में आप करप्शन करते हुए चले जा रहे। यानी कि आपको मौका मिले तो आप तेलंगाना को बेच देंगे। आज ये आप मैं पूछ रहा, तेलंगाना का पैसा ले जाके बाजू स्टेट में लगाने की क्या जरूरत है? क्या तेलंगाना में हर आदमी पैसे वाला है क्या? आज आपने दलित के साथ आप कितने अन्याय कर रहे हैं। भाई बोल रहे थे अंबेडकर जी का हिंदुस्तान का हर आदमी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन आज एक दलित की बेटी के साथ में, मैं भाई से पूछना चाहूँ, आज एक दलित की बेटी के साथ में इतना बड़ा अन्याय होता है, उसको इतना बड़ा टॉर्चर करते हैं। आज कानून में देख रहा है आपने पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक सेकंड सर, नहीं, इसी पे आज बात कर लेते हैं, इसी मुद्दे पर बात करते हैं। एक सेकंड सर, इसी पर बात करते हैं। क्या पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है? जिस बच्चे के साथ में ज्यादती या जुल्म हुआ है, क्या अपराधियों के ऊपर पुलिस धरपकड़ नहीं कर रही है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक सेकंड सर, जवाब दीजिए ना। जी, मैं बता कर रही है ना पुलिस अपनी कार्रवाई, तो करने दीजिए। सुनिए, जब फ्रेंडली पुलिस बोलते हो, 6 बजे के बाद में लेडीज को ले जाके पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री करने का परमिशन है क्या? पूछिए पुलिस को। ठीक है सर, आप बताइए। आप पूछिए। अब मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, पुलिस वाले को हाथ उठाने का परमिशन है क्या? मैं बताओ कौन से कानून में लिखे सो हाथ उठाने का? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोची। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते हुए ये समझ रही है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे फाजिल दोस्त करप्शन की बात कर रहे हैं। पे सीएम की स्कीम कर्नाटक में चलती है। 40% कमीशन खाया जाता है, 50% कमीशन खाया जाता है। उसके इल्जाम लगाए जाते हैं। एक शख्स खुदकशी कर लेता है, एक कॉन्ट्रैक्टर खुदकशी करता है, उसके बाद हुकूमत भी वहां से चली जाती है। ऐसी पार्टी आके ऐसे साफ और शफाफ हुक्मरानी करने वाली तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी को करप्शन का इल्जाम देती है। बताओ करप्शन कहां पर हुआ? एक मिसाल बता दो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक शख्स ने आपके एक मिनिस्टर का फोटो बताकर, उसका वीडियो बताकर खुदकशी कर ली और उसको अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। उसके बाद आप आके करप्शन की बात करते हो? जवाब दीजिए मेरे। अर्शद साहब कुछ बता रहे थे आप। देखिए साहब, ये आपसी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे लोग। मैं फिर बता रहा हूं, बीआरएस बीजेपी एक ही है। सुने आप, फिर बता रहा हूं, ये दोनों एक ही है। आपस में बैठ के झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
कालेश्वरम कालेश्वरम मेरा सवाल है, नागार्जुन सागर कौन बनाए, राजीव सागर डैम कौन बनाए? कांग्रेस पार्टी एक सुई में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जब आजादी आई थी, आजादी ये लाने राजीव वाली सागर क्या है पार्टी साहब ये? कांग्रेस पार्टी थी। राजीव सागर क्या है? हाँ, मैं देता हूँ उसकी डिटेल देता हूँ आपको। कहाँ है वो? मैं डिटेल देता हूँ साहब। जी। तो एक सुई भी नहीं थी। सुने आप, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या करी, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन। इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या क्या कर लेंगे? वापस आ जहाँ जाता हूँ डाल उसी डाल बात। पर सोने की बोले चिड़िया ना, करती है हम बोले बसेरा। ना, गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति पेंशन, उनको पांच ये सब आप हमारे ला योजनाएं देंगे। हैं। कितने सीटें ले आएंगे आप 119 में से? कम से कम हमारे जो है ना 80 से 85 सीट हमारे लिए। 80 से 85 सीट बीजेपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने सीटें आप? हमारा 70 का मिशन है, हम बराबर सक्सेसफुल जाएंगे। 70 सीटें आप। मुकेश चंदा साहब 115 सत्तारूढ़ बीआरएस 115 की 115 सीटें आपकी। तो एमआईएम को एक भी नहीं मिलेंगे। 119 में से 115 115 तो यानी एमआईएम को भी खाएंगे इस बार? एमआईएम को भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल। अब बड़ा एमआईएम को मजबूत सोचना और है। पुख्ता दावा कर दिया आपने। एमआईएम को सोचना पड़ जाएगा बाद में आज साथ ही में। आज ही बयान दिए चंद्रशेखर राव साहब, बहुत अच्छा, जी। फला फला फला, वो बुराई भी अच्छा ही मिला देके आज ही बयान दिए सदर साहब एमआईएम के। फिर आप सोच समझ के बोलिए। बिल्कुल सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। जी। 115 अच्छा आज है। बीआरएस क्या है मालूम, इनको समझ में दर्शकों नहीं को मैं है। बता देना चाहता हूं, तेलुगु 360 ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में बहुत सारी पार्टियों को बढ़त और तादाद दिखाई है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार फिलहाल तेलंगाना में नहीं बन रही है। तेलुगु 360 सर्वे के मुताबिक मुकाबला अब भी यहां पर त्रिकोणीय रहेगा। मिली जुली सरकार बनने की संभावना, ये सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, अपने मन से कोई अपनी राय नहीं रख रहा हूं। हालांकि मुकेश चंदा साहब ने कहा 115 सीटें हम लेकर आएंगे। बीजेपी की तरफ से मिशन 70 सीटों की आप बात कर रहे हैं, और 80 से 85 सीटों का दम अरशद शेख साहब यहां से भरकर उठ रहे हैं। बेबाक मुंसिफ पर तेलंगाना का सरताज कौन होगा, इस पर आज हमने चर्चा की। काफी हेल्दी चर्चा रही। तीनों मेहमानों ने अपने जो तमाम सवालात जो हमने पूछे थे अच्छे अंदाज में उन सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आप तीनों मेहमानों का, कीमती वक्त हमें दिया। बेबाक मुंसिफ पर बने रहिए, इसी तरह के गर्मा गर्मी वाले मुद्दों के लिए मैं बना रहूंगा आपके साथ। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।